तो हमने श्वसन तंत्र के बारे में तो अध्ययन कर लिया था कि हमारा श्वसन तंत्र किस प्रकार का होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है। ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन इस रेस्पिरेटरी सिस्टम किस टाइप से कार्य करता है, किस प्रकार से करता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मतलब सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमारा श्वसन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। तो आइए अब हम देखते हैं। श्वसन तंत्र में सांस लेना और छोड़ना शरीर की उन गतिविधियों में से एक होता है जो हमारी कोशिकाओं का अंदरूनी पर्यावरण हमेशा एक समान बनाए रखने में मदद करती है। ये है हमारी बॉडी। तो इस बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है। हमारी बॉडी जो होती है एक हॉलो स्ट्रक्चर होती है, एक खोखली संरचना के समान हमारी बॉडी होती है। इस खोखली संरचना के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो इस पूरी खोखली संरचना को एक संरचना दो भागों में डिवाइड करती है। इस संरचना को कहा जाता है डायाफ्राम। और हमारे जो फेफड़े होते हैं वो हमारे शरीर में पाई जाने वाली पसलियों से बने हुए ढांचे के अंदर, पसलियों के ढांचे के अंदर हमारे फेफड़े पाए जाते हैं। ये डायाफ्राम हमारी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, पूरी बॉडी को। तो इस श्वसन की प्रक्रिया में डायाफ्राम और पसलियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये डायाफ्राम हमारी बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसमें ऊपर वाला भाग इसे वक्षीय गुहा कहा जाता है, नीचे वाले भाग को उदर गुहा कहा जाता है। ऊपर वाले को थोरेसिक कैविटी कहा जाता है और नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। और ये डायाफ्राम के माध्यम से ये दोनों बॉडी कैविटी एक दूसरे से अलग होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया के समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये होती है पसलियाँ और होता है डायाफ्राम। जो पसलियाँ होती है वो पसलियाँ पेशियों के माध्यम से गति करती है। पसलियाँ पेशियों के माध्यम से गति करती है ना। और ये जो डायाफ्राम होता है वह उसकी गति के कारण पेशियाँ भी गतियाँ करती हैं। पेशियाँ और डायाफ्राम की गति के फलस्वरूप सांस वायु के अंदर आने और बाहर जाने की प्रक्रिया होती है। जब डायाफ्राम, ये है हमारा डायाफ्राम, जब डायाफ्राम संकुचित होता है, डायाफ्राम इस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा डायाफ्राम। जब ये संकुचित होता है मतलब नीचे की तरफ मूव करता है, जब हमारा डायाफ्राम संकुचित होता है तो संकुचन के फलस्वरूप ये है हमारी वक्षीय गुहा। इस वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है क्योंकि डायाफ्राम अपने स्थान से नीचे की तरफ संकुचित होता है। तो संकुचित होने से वो नीचे झुक करके सपाट हो जाता है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायुमंडल की वायु हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये होती है सांस लेने की प्रक्रिया। जब डायाफ्राम शिथिल होता है, पहले तो ये संकुचित हुआ, अब जब डायाफ्राम शिथिल होता है तो शिथिल होने के कारण जो वक्षीय गुहा है उसका आयतन कम हो जाता है, इसमें आयतन बढ़ जाता है, इसमें वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है क्योंकि डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। डायाफ्राम जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों में उपस्थित जो वायु होती है वो श्वास नलियों के माध्यम से होकर नाक या मुंह के क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में हमारी पेशियों, जो कि हमारी पसलियों से जुड़ी हुई होती है, उनका और डायाफ्राम, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल